बालक का विकास किस आयु तक माना जाता है? जन्म से लेकर किशोरावस्था तक। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बालक का विकास माना जाता है। शैशवावस्था की आयु क्या होती है? शैशवावस्था की आयु 0 से 2 वर्ष की होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु क्या है? 2 से 6 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था की आयु क्या है? 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था की आयु क्या है? 12 से 18 वर्ष। बाल विकास का अध्ययन किस पर आधारित है? वैज्ञानिक अध्ययन। बाल विकास का अध्ययन किस पर आधारित है? वैज्ञानिक अध्ययन। विकास का क्रम कैसा होता है? सिर से पैर की ओर। विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है। विकास निरंतर प्रक्रिया है या नहीं? हाँ। वृद्धि और विकास में अंतर किसका है? मात्रात्मक और गुणात्मक का। वंशानुक्रम किससे संबंधित है? जन्मजात गुण से। वंशाक्रम जन्मजात गुण से संबंधित है। वातावरण का प्रभाव किस पर पड़ता है? व्यवहार पर। बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? बालक का प्रथम शिक्षक उसकी माता होती है। बाल विकास का संबंध किससे है? व्यक्ति से। सीखने की प्रक्रिया कब शुरू होती है? जन्म से। बालक का सर्वांगीण विकास किससे होता है? बालक का सर्वांगीण विकास शिक्षा से प्रारंभ होता है। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। सीखना व्यवहार में परिवर्तन होता है। सीखना अस्थायी है या अस्थायी? सीखना अस्थायी प्रक्रिया होती है। सीखना अनुभव पर आधारित है या नहीं? सीखना अनुभव पर आधारित है। सही है। परिपक्वता किससे संबंधित है? आंतरिक विकास से। मन बुद्धि का संबंध किससे है? समस्या समाधान से। IQ का पूरा नाम क्या है? इंटेलिजेंट क्वोटिएंट। सामान्य IQ कितनी होती है? 90 से 110। सामान्य IQ 110 90 से 110 होती है। प्रतिभाशाली बालक की IQ कितनी होती है? 130 से अधिक। मंदबुद्धि बालक की IQ कितनी होती है? 70 से कम। बुद्धि परीक्षण किसने दिया? विनय साइमन ने। बुद्धि परीक्षण विनय साइमन ने दिया। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डन ने। गार्डन के अनुसार बुद्धियों की संख्या 8 होती है। संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? डेनियल गोलमैन ने। संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? डेनियल गोलमैन ने। बुद्धि जन्मजात होती है या अर्जित की जाती है? बुद्धि जन्मजात भी होती है और अर्जित दोनों से होती है। रचनात्मक किससे जुड़ी है? नवीन सोच से। रचनात्मक किससे जुड़ी है? नवीन सोच से। अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है? प्रेरित करना। अभिप्रेरणा का अर्थ है प्रेरित करना। आंतरिक अभिप्रेरणा कैसी होती है? स्वतः। बाह्य अभिप्रेरणा किससे आती है? पुरस्कार से। रुचि का संबंध किससे है? मनपसंद कार्य से। रुचि का संबंध मनपसंद कार्य से है। ध्यान का अर्थ क्या है? एकाग्रता। स्मृति का संबंध किससे है? याद रखने से। स्मृति के कितने स्तर होते हैं? स्मृति के 3 स्तर होते हैं। अल्पकालिक स्मृति कितनी देर तक रहती है?
अल्पकालिक स्मृति कितनी देर तक रहती है? कुछ सेकंड तक। दीर्घकालीन स्मृति कैसी होती है? दीर्घकालिक स्मृति अस्थायी होती है या परमानेंट होती है? विस्मृति का अर्थ क्या है? विस्मृति का अर्थ है भूल जाना। भूलने का सिद्धांत किसने दिया? विंगहाउस ने। भूलने का सिद्धांत एबिंगहाउस ने दिया था। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था बाल्यावस्था है। खेल का बाल विकास में क्या महत्व है? खेल का बाल विकास में क्या महत्व है? सर्वांगीण विकास। कल्पना शक्ति का विकास कब अधिक होता है? बाल्यावस्था में। कल्पना शक्ति का विकास कब अधिक होता है? बाल्यावस्था में। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने। नैतिक विकास कितने स्तरों में होता है? 3 स्तरों में। नैतिक विकास कितने स्तरों में होता है? 3 स्तरों में। सामाजिककरण का अर्थ क्या है? समाज में ढलना। सामाजिककरण की पहली संस्था कौन सी है? परिवार। अनुशासन का सर्वोत्तम रूप कौन सा है? स्व अनुशासन या स्वयं से अनुशासित होना। दंड आधारित अनुशासन किसे कहते हैं? दंड आधारित अनुशासन नकारात्मक होता है। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन कौन है? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक कौन है? रूसो। सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? करके सीखना। सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? करके सीखना। बालक को शिक्षा का केंद्र किसने माना? रूसो ने। बालक को शिक्षा का केंद्र रूसो ने माना। परियोजना विधि किसने दी? किलपैट्रिक ने। सह शिक्षा का अर्थ क्या है? साथ पढ़ाना। सह शिक्षा का अर्थ है साथ पढ़ाना। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? सभी के लिए शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी के लिए शिक्षा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किसे कहते हैं? दिव्यांग बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहा जाता है। समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है? समान अवसर पर। समावेशी शिक्षा समान अवसर पर बल देती है। शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य होता है बालक या व्यक्ति का विकास करना। शिक्षण और अधिगम में क्या अंतर है? क्रिया और प्रक्रिया। शिक्षण और अधिगम में क्या अंतर है? क्रिया और प्रक्रिया। शिक्षण की इकाई क्या है? शिक्षण की इकाई है पाठ। अधिगम किसे कहते हैं? अधिगमकर्ता किसे कहते हैं? विद्यार्थी या बालक को अधिगमकर्ता कहते हैं। कक्षा में विविधता क्यों होती है? व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार क्या है? वंश वातावरण। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ होता है वंश व वातावरण। सीखने की गति किस पर निर्भर करती है? रुचि पर। सीखने की गति रुचि पर निर्भर करती है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रगति जानना। कितना बालक ने कितनी प्रगति की है। निरंतर मूल्यांकन किस पर बल देता है? निरंतर मूल्यांकन संपूर्ण विकास पर बल देता है।
गत्यात्मक मूल्यांकन कब होता है? गणनात्मक मूल्यांकन कब होता है? सीखते समय। गणनात्मक मूल्यांकन सीखते समय होता है। समापनात्मक मूल्यांकन कब होता है? परीक्षा या वर्ष के अंत में। समापनात्मक मूल्यांकन अंत में होता है। शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ क्या है? रुचि बढ़ाना। शिक्षण सहायता सामग्री का क्या लाभ होता है? पढ़ने की रुचि बढ़ाना। पाठ्य योजना क्यों आवश्यक है? सुव्यवस्थित शिक्षण। पाठ्य योजना का आवश्यकता इसलिए होती है कि ताकि सुव्यवस्थित शिक्षण पद्धति हो सके। प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? सोच विकसित करना। प्रश्न पूछने का उद्देश्य है सोच विकसित करना। बालक का अधिकार किससे जुड़ा है? सम्मान से। बालक का अधिकार सम्मान से जुड़ा है। बाल अधिकार कब मनाया जाता है? बाल दिवस या बाल अधिकार कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर आधारित है? बाल केंद्रित पर। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्कूली संरचना क्या है? 5+3+3+4। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 5+3+3+4 पर आधारित है। प्रारंभिक शिक्षा किस पर आधारित है? खेल व गतिविधि पर। प्रारंभिक शिक्षा खेल व गतिविधि पर आधारित है। सीखने में भाषा की भूमिका कैसी होती है? सीखने में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मातृभाषा में शिक्षा क्यों आवश्यक है? स्पष्ट समझ। मातृभाषा में शिक्षा क्यों आवश्यक है? स्पष्ट समझ। शिक्षण में ICT का उपयोग क्यों होता है? आधुनिक शिक्षा। शिक्षण में ICT का उपयोग क्यों होता है? आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अधिगम की बाधा क्या कहलाती है? अवरोध। अधिगम में बाधा क्या कहलाती है? अवरोध। सीखने में भय का प्रभाव कैसा होता है? नकारात्मक। सीखने में भय का प्रभाव नकारात्मक होता है। सकारात्मक वातावरण से क्या होता है? सकारात्मक वातावरण से अधिगम अच्छी तरह से होता है या बेहतर अधिगम होता है। शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण। शिक्षक का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? अनुशासन। कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है? अनुशासन बनाए रखना। अधिगम का सर्वोत्तम मूल्यांकन क्या है? प्रदर्शन। अधिगम का सर्वोत्तम मूल्यांकन प्रदर्शन है। बालक का सर्वाधिक विकास कब होता है? बाल्यावस्था में। बालक का सर्वाधिक विकास बाल्यावस्था में होता है। शिक्षा जीवन प्रयत्न प्रक्रिया है या नहीं? है। सीखने का सबसे प्रभावी साधन क्या है? अनुभव। सीखने का सबसे प्रभावी साधन अनुभव होता है। 91। शिक्षण में प्रेरणा का महत्व क्यों है? रुचि बढ़ाने हेतु। शिक्षण में प्रेरणा का महत्व क्यों होता है? रुचि बढ़ाने हेतु। बालक की जिज्ञासा क्या दर्शाती है? सीखने की इच्छा। बालक की जिज्ञासा क्या दर्शाती है? सीखने की इच्छा। सृजनात्मक बालक कैसा होता है? नवीन सोच वाला।
बालक की त्रुटि को कैसे देखना चाहिए? सीखने के अवसर के रूप में। शिक्षक का आदर्श व्यवहार किसे प्रभावित करता है? बालक को। बालक का आत्मसम्मान क्यों जरूरी है? व्यक्तित्व के विकास हेतु। अधिगम की सफलता किस पर निर्भर है? शिक्षक, बालक और संबंधित से संबंध है। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? शिक्षा का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण विकास करना है। बालक का या मानव का संपूर्ण विकास करना शिक्षा का अंतिम लक्ष्य होता है। CDP किस परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है? सीटेट में, सेंट्रल एजुकेशन टीचिंग सेंटर। CDP का मुख्य फोकस क्या है? CDP का मुख्य फोकस बालक के ऊपर होता है। ये था 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन इसके बाद हम देंगे CDP से संबंधित। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो में कुछ कमी हो तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।